हमने ओम्स लॉ से पहले तक सर्किट कैसा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? देखिए हमने क्या किया, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी कुछ इस तरीके की होगी कि यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, एक हमने बल्ब ले लिया और यहाँ हमने सेल लगा दिया। अब इस सेल का पोटेंशियल है V, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और ये रेजिस्टेंस है R, और कुछ रेजिस्टेंस इस बल्ब का भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें और लगा लेंगे। इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर, और यहाँ पे हम लगा लेंगे एक अमीटर। दोनों बता रखे मैंने पहले आपको किस तरह से हम अमीटर जो है कनेक्ट करेंगे और किस तरह से हम वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर हमें बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या है, और ये बताएगा करंट कितना है। तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे V और I और V अपॉन I की वैल्यू हम नोट करते जाएंगे। तो पहले हमने V रखा, तब हमने सिर्फ एक सेल लगाया जिसका पोटेंशियल था V1, तो यहाँ पे पोटेंशियल आया V1 और करंट उसके लिए क्या आ जाएगा, I1। तो यहाँ रेशियो क्या आएगा, V1 अपॉन I1। इसी तरह फिर हमने इस सेल में एक सेल मान लो और जोड़ दिया, अब इसका पोटेंशियल हो गया V2 टोटल, तो क्या हो जाएगा V2, तो करंट भी चेंज होगा, करंट हो गया I2। तो अब जो रेशियो आएगा वो आएगा V2 अपॉन I2। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा, तो जो ये रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये V अपॉन I जो रेशियो है वो हमेशा कैसा मिलता है हमें एक्टिविटी से। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट, हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पोटेंशियल है V प्रोपोर्शनल टू I, क्या मिलता है, V प्रोपोर्शनल टू I। करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो करंट बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इसीलिए B प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो आ जाएगा R इंटू I। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो R की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन I। तो इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब जो एक्टिविटी हमने यहाँ की है, अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता, ये कहते हैं इसको VI ग्राफ, V इधर I इधर। जब जीरो था पोटेंशियल तो करंट भी जीरो, जब करंट हो गया I1 तो उस टाइम पे पोटेंशियल था V1, फिर करंट हो गया I2 तो पोटेंशियल हो गया V2। इसी तरह ये होगा I3 और ये होगा V3। हम इन सारे पॉइंट को जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो इनको मिलाते हुए क्या ड्रॉ होगी, एक स्ट्रेट लाइन। क्या ड्रॉ हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। और जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी उसी स्ट्रेट लाइन से हमें पता लगेगा कि ये कांस्टेंट है। कैसा है ये, कांस्टेंट, कि V ये हो जाएगा और I ये हो जाएगा। तो V अपॉन I, तो जो इसका ढलान है वो कैसा रहेगा,
कांस्टेंट। तो इसी ढलान, इस स्लोप को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट V विल प्रोपोर्शनल टू I, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हमने यहाँ तक देख लिया, तो हमें ओम्स लॉ क्या मिला, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब देखिए, जो वोल्टेज होता है वो होता है वोल्ट में, और जो करंट होता है वो होता है एम्पियर में। इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम। क्या होती है, ओम। तो इसे हम कहेंगे 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब देखो, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर किसी सर्किट में हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि व्हेन 1 वोल्ट potential difference is applied and 1 ampere current flows in circuit, then resistance of circuit is 1 ohm। क्या हो गया वो, 1 ओम। तो यहाँ से हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। देखो, कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इस तरह से, ये हो गया V, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पोटेंशियल की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं, लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है वो सीधा नहीं होगा, ये रैंडम मोशन में थे, तो एक दूसरे से इस तरह से ये कोलिजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ रही है। इसी कोलिजन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। मान लो कहीं पे भीड़ है और आपको उस भीड़ में से क्रॉस करके जाना है, तो आपको लोगों को हटाना पड़ेगा, और जब आप लोगों को हटाओगे तो हटाने में वो भी आप पे रिएक्शन लगाएंगे, उसी को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। इसी तरह जब करंट फ्लो करता है तो करंट को फ्लो होने से जो रोकता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को, सॉरी, करंट को फ्लो होने से जो रोकेगा वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो आई होप रेजिस्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, और इसकी SI यूनिट क्या है, किस में मेजर करते हैं इसको हम, ओम में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी और करेंगे। उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, फिर से हमने V लेके रेजिस्टेंस वायर बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस की जो लेंथ है अगर हम वो इंक्रीज कर दें, लेंथ इंक्रीज करते हैं वायर की, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वायर का एरिया बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। आप कहोगे कैसे, भाई मान लो आपको 1 किलोमीटर की भीड़ क्रॉस करनी है, और उसी जगह उतनी ही वैसी ही भीड़ आपको 2 किलोमीटर क्रॉस करनी है, तो किस में आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस महसूस होगा, आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा जहाँ पे आपको ज़्यादा लेंथ क्रॉस करनी है। तो इसी तरह से करंट जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा जब लेंथ ज़्यादा होगी। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L के। दूसरा,
आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया के? नहीं। अब देखो पहले इसको समझते हैं। अगर आपको छोटी सी जगह में से पास होना है तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और अगर जगह का एरिया बड़ा हो तो आप इजीली वहाँ से चले जाओगे। तो इसीलिए जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के कैसे होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों को हमने मिलाया और क्या लिख दिया, L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और उस कांस्टेंट का नाम मैं बता रहा हूँ आपको। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स on the nature of material। ठीक है, ये लेंथ पे, एरिया पे कैसे, तो हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, तो एक फॉर्मूला तो हमें ये मिल गया। दूसरा, अगर हम रो निकालें तो ये आएगा RA/L। तो इसकी यूनिट देखो, रेजिस्टेंस किस में था, ओम में, एरिया किस में था, मीटर स्क्वायर में, और L किस में था, मीटर में। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हुई, ये हुई ओम मीटर। क्या हुई, ओम मीटर। तो एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो, और कोई डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, और उसके लिए फिर मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के भी आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। मेरा नंबर नीचे ये दिया हुआ है, ठीक है। इस नंबर पे आप जो है कॉल करके, व्हाट्सएप करके मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। फील फ्री। थैंक यू। आपको रेजिस्टिविटी समझ में आ गई। तो दो फॉर्मूले हमने पढ़े, सॉरी तीन एक तरह से। V पढ़ा हमने, V = IR। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने R = इसी को अगर मॉडिफाई कर दें तो V/I। तीसरा हमने पढ़ा रेजिस्टेंस = ρL/A। और एक हमने पढ़ा ρ = RA/L। तो देखो मेन तो यही दोनों हैं, ठीक है। इसमें हमने दो तीन चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहला, रेजिस्टेंस क्या है, तो वो मैंने आपको फिजिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने समझा दिया कि रेजिस्टेंस क्या है। दूसरा है रेजिस्टिविटी क्या है। तो देखिए रेजिस्टिविटी हम यहाँ समझ लेते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो उतना ही करंट को फ्लो होने से रोकेगा, ठीक है। और जिसमें करंट कम से कम फ्लो होगा वो इंसुलेटर बनता चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा और जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी कम। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की रेजिस्टिविटी विल बी लेस, और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी विल बी हाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बात। पहला पॉइंट, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। दूसरा, अगर मटेरियल अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी, ठीक है। सो हम लिख देंगे रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। तीसरा, अगर रेजिस्टिविटी
एक ही मटेरियल की देख रहे हैं और अलग अलग केसेस में देख रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं और एक ही मटेरियल है या एक मटेरियल हमने लिया और उससे कुछ पहले कुछ बनाया फिर कुछ बनाया, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। मटेरियल को हमने खींच दिया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है, उससे रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑन स्ट्रेचिंग नो इफेक्ट ऑन resistivity for same material, resistivity will be same। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या बताया, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई वो इंसुलेटर और जिसकी कम वो कैसा हो जाएगा, कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस मीन्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो यहां से ये पता लग गया कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आपको रेजिस्टिविटी के बारे में ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार अगर नहीं आया हो तो पीछे रिवाइंड करके जरूर देखें और ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ के नोट कर लें। जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है V = IR, चलिए उस पर दो क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे अभी, तो मैंने सोचा इनको डिस्कस कर देता हूँ साथ साथ ही आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो नमन ने पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो तारुण्य ने पूछा हुआ है। तो दोनों के आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा सोल्यूशन कैसे करना। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। तो सबसे पहले सोर्स का वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है, ये है 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 1200 ओम। तो जो करंट फ्लो होगा वो करंट कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू आर रिलेशन वो होगा I = V/R। समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। तो V/R, तो V की वैल्यू कितनी, V की वैल्यू हो गई 220 और ये कितना हो गया 1200, तो ये आ गया 11/60। तो इतने एम्पियर का करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो दूसरा बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 100 ओम। तो वोल्टेज क्या दिया, वो दिया हमें अगेन 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है इस बार, रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट होगा 220/100, तो ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है तो वो करंट ले रहा है कम, बहुत कम, ठीक है, और हीटर जब करंट ले रहा है तो वो करंट ले रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन्हें अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से सॉल्व करके देखिए, वैल्यू पुट करके देखिए, ठीक है, और इसके बेस पे फिर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। थैंक यू।